नमस्कार दोस्तों, स्वागत है चैनल से जुड़े के साथ सामने मौत यहाँ पर चलेंगे। सबसे पहले और बड़ी डिटेल आपको बताएंगे दोस्तों, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव ने जबरदस्त धूम मचाई है। बताएंगे 10 लाख से ज्यादा लोगों ने आकर बिहार से देश में परिवर्तन की हुंकार भरी है। दोस्तों बताएंगे क्या कुछ कहा है सारे बड़े नेताओं ने, और इसी के साथ में बिहार के सबसे बड़े नेता लालू यादव की ओर से भी क्या कुछ कहा गया, इसकी जानकारी भी आप तक पहुंचाएंगे दोस्तों। इसी के साथ में आपको बताएंगे बीजेपी के नेताओं ने अब टिकट बंटवारे के बाद या तो मैदान छोड़ना शुरू कर दिया है, या फिर संन्यास ले लिया है, या फिर टिकट लेने से ही मना कर दिया है। दोस्तों बताएंगे ऐसे ही एक और बड़े नेता और कई सारे वरिष्ठ नेताओं ने जानकारी दी है। एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी अपडेट की तरफ। सारी बड़ी जानकारी लोकसभा चुनाव से जुड़ी फटाफट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि पूरे देश भर के अंदर जनता परिवर्तन चाहती है तो इस वीडियो को लाइक करके, लाल बटन दबाकर, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर राहुल गांधी बिहार की राजधानी पटना में आयोजित जन विश्वास रैली में शामिल होने के लिए पहुंचे। इतनी बड़ी संख्या में हुई रैली के बाद बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में जबरदस्त सुगबुगाहट तेज हो गई है। इतनी बड़ी रैली बिहार में नहीं देखी जाती है जितनी बड़ी तेजस्वी यादव, आरजेडी और पूरे लेफ्ट गठबंधन ने मिलकर किया है। दोस्तों बड़ी संख्या में इस रैली में लोगों के शामिल होने के बाद कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, आरजेडी के सुप्रीमो लालू यादव और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के साथ पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी मौजूद रही। सीपीआई-एम के महासचिव सीताराम येचुरी मौजूद रहे। साथ साथ कई और दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में बिहार से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को खदेड़ने का हुंकार भरा गया है। दोस्तों राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया कि बीजेपी के लोग गलतफहमी में ना रहे, बीजेपी आरएसएस से नहीं डरते हैं हम लोग, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम देश के लिए लड़ते हैं, देश के लिए मरने को तैयार है। बीजेपी आरएसएस की सरकार को हटाकर इंडिया गठबंधन दिखाएगा, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, सारे वादे धरातल पर लागू किए जाएंगे। इसके बाद अखिलेश यादव भी इतनी बड़ी रैली को संबोधित करते हुए गदगद नजर आए। अखिलेश यादव ने भी पोस्ट करते हुए तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि जब जोशीले नौजवान मिल जाते हैं तो बड़े बड़े तख्त हिल जाते हैं। तो कौन है ये जोशीले जवान दोस्तों? इसमें तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और अखिलेश यादव का नाम कहा जा सकता है। तीनों नेताओं के एक साथ आने से बड़े संदेश पूरे बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी मिलने लगे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस यात्रा में, इस रैली में शामिल होने के बाद ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि बिहार में बदलाव के संकेत नहीं बल्कि पूरे देश में बदलाव की झांकी बिहार ने दिखाई है। मैंने देखा कि मोदी जी बिहार आए थे, उन्होंने बड़े बड़े वादे किए, याद कीजिए ऐसे ही वादे इन्होंने 2014-2019 में किए थे। बार बार जनता इसी तरीके के वादे से फंसने वाली नहीं है। 2015 में इन्होंने बिहार में स्पेशल पैकेज का ऐलान किया था, 1,25,000 करोड़ रुपए देने की बड़ी बड़ी बातें की थी। आज तक ये पैसा लोगों के पास नहीं पहुंचा है। स्पेशल पैकेज तो छोड़िए, आज मोदी जी की बुरी आर्थिक नीतियों के कारण इस देश के हर नागरिक पर 1,60,000 रुपए का कर्ज हो चुका है। यह है मोदी की झूठी गारंटी। अब आप लोगों को फैसला लेना है कि आपको झूठे वादे और धोखे वाली गारंटी चाहिए या फिर कांग्रेस पार्टी वाली, इंडिया गठबंधन वाली पक्की गारंटी चाहिए। जनता को फैसला लेना है कि उन्हें क्या चाहिए। साथ साथ काफी लंबे समय से बीमार चल रहे लालू यादव ने भी मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी, भाजपा के लोग इस बार सरकार में वापस नहीं लौटेंगे। उन्होंने कहा कि मोदी तो हिंदू ही नहीं है, पूरे हिंदू समुदाय में ऐसा होता है कि किसी की मृत्यु के बाद अपने सर के बाल कटवाने पड़ते हैं, उसे मुंडवाना पड़ता है। तो जब प्रधानमंत्री मोदी की मां की मृत्यु हुई तो प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने बाल नहीं कटवाए, सर नहीं मुंडवाया, तो वो कैसे हिंदू हो गए? लालू यादव अपने चिर परिचित अंदाज में निशाना साधते हुए दिखाई दिए हैं। दोस्तों ये एक ऐसा मुद्दा उन्होंने उठाया है जिस पर भाजपा के लोग अगर बोलेंगे तो फंसेंगे, चुप रहेंगे तो फंसेंगे, क्योंकि बीजेपी के लोग प्रधानमंत्री मोदी को बहुत बड़ा हिंदू हृदय सम्राट साबित करने की कोशिश करते हैं। और ऐसे में सवाल सबसे बड़ा यही है जो लालू यादव ने उठाया है कि जब हिंदू समुदाय से जुड़े हुए प्रैक्टिस को प्रधानमंत्री मोदी फॉलो नहीं करते तो वो किस बात के हिंदू है? आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। इसी के साथ में बिहार के अंदर जिस तरीके का जन सैलाब उमड़ा है, कई सारे नेता सपना देखते रह जाते हैं। लालू यादव, तेजस्वी यादव और तमाम आरजेडी के नेताओं ने इतनी बड़ी रैली करके दिखाई है दोस्तों कि सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए, तस्वीरें शेयर करते हुए लोग लिख रहे हैं ये बिहार में बाहर के संदेश है, बिहार परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है, बिहार अंगड़ाई ले रहा है। इस बार जैसे 2014 में बिहार में बीजेपी ने बहुत बड़ी रैली की थी और उसके बाद भाजपा की सरकार बन गई, वैसे ही अब बिहार में मोदी बीजेपी के खिलाफ एक बड़ी रैली हुई है और यहीं से बिहार ने भी गुल फूंक दिया है। पूरे देश को अब जगाने का काम शुरू किया जा रहा है। लालू यादव ने पोस्ट करते हुए कहा कि पटना उमच दिया सब, जन समंदर था जन समंदर, यानी जहां तहां लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं। ये 4 तस्वीरें शेयर की गई है दोस्तों, इसमें केवल आरजेडी, लेफ्ट कांग्रेस पार्टी के झंडे दिखाई दे रहे हैं, ज्यादातर आरजेडी के झंडे दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। और बीजेपी की रैली में जगह जगह कुर्सियां लगी रहती है, लेकिन आरजेडी की रैली में कहीं कुर्सियां नहीं है, इसके बावजूद पूरा मैदान भरा हुआ है। ये साफ संदेश है कि बिहार तो अब परिवर्तन के लिए आगे बढ़ गया है। इस पर लोगों ने फोटो डालते हुए कहा कि भाजपा की गोदी पर बैठी मीडिया आपको यह जन विश्वास महारैली की तस्वीर नहीं, आपको यह जन विश्वास रैली नहीं दिखाएगी। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी के नेता पवन सिंह को बीजेपी ने आसनसोल से मैदान में उतारा था। बंगाल में बीजेपी को लग रहा था कि प्रवासी लोगों वाली इस सीट पर आसानी से चुनाव जीता जा सकता है अगर कोई भोजपुरी का सुपरस्टार मैदान में उतार दिया जाए। तो पवन सिंह का एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें काफी खुशी मना रहे थे, उनके टिकट मिलने पर काफी ज्यादा उत्साहित दिखाई दे रहे थे। लेकिन अब उन्हें समझ में आ गया है कि बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति डामाडोल है दोस्तों। और वैसे भी पवन सिंह को लेकर कई सारे पोस्ट सोशल
सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हुए थे, जिसमें उन्होंने भोजपुरी में गाना गाया था और बंगाली महिलाओं को लेकर अभद्र टिप्पणियां की थी। सोशल मीडिया पर लोगों ने उन्हें जमकर फटकार लगाई थी। इसके बाद मात्र 24 घंटे के अंदर पवन सिंह कह रहे हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। पोस्ट करते उन्होंने लिखा कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को दिल से आभार प्रकट करता हूं। पार्टी ने मुझ पर विश्वास करके आसनसोल का उम्मीदवार घोषित किया, लेकिन किसी कारणवश मैं आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। इस पर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बोले, कहा बीजेपी में भगदड़ है, भाजपा में लोकसभा के टिकट वापस हो रहे हैं। दोस्तों अमूमन ऐसा नहीं होता था। 2014 या 2019 की बात अगर आप करेंगे तो किसी भी नेता को अगर कहीं से भी टिकट मिल जाता था, चाहे वो बीजेपी के लिए सेफ सीट ना हो, वो नेता चुनाव लड़ता था। उसको उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री मोदी की लहर में वो चुनाव जीत जाएगा, लेकिन ऐसा क्या हो गया 2024 में कि मिले हुए टिकट को वापस लौटाया जा रहा है। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के खिलाफ जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है और कोई भी नेता सामने आकर नहीं चाहता है कि वो जाए और चुनाव हार जाए, बलि का बकरा बन जाए, इससे बेहतर चुनाव नहीं लड़कर ही अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग अपनी राय जरूर बताएगा। पुण्य प्रसून वाजपेयी ने कहा कि समझदारी भोजपुरी कलाकार पवन सिंह जी आसनसोल से चुनाव लड़ने से इन्होंने इंकार किया है। हालांकि आसनसोल से तृणमूल कांग्रेस शत्रुघ्न सिन्हा को मैदान में उतारने वाली है, तो वैसे भी चुनाव जीतना उनके लिए लगभग असंभव है। पवन सिंह के लिए सांसद पटना के अंदर रैली को लेकर राहुल गांधी बोले, कहा आज पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में एक बार फिर देश के नाम बड़ा संदेश भेजा है। इंडिया मतलब किसानों की समृद्धि, इंडिया मतलब युवाओं को रोजगार, इंडिया मतलब महिलाओं को अधिकार, इंडिया मतलब मजदूरों की ताकत, इंडिया मतलब जन जन की हिस्सेदारी, इंडिया मोहब्बत का अल्फाज है, इंडिया गरीबों का आवाज है। देश की राजनीति के नर्व सेंटर बिहार से निकला तूफान बता रहा है, अगली सरकार इंडिया की बनने जा रही है। साथ साथ दोस्तों लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की पहली सीट की लिस्ट सामने आ गई है। इसके बाद सियासी चर्चाएं तेज हो गई है। बीजेपी के एक प्रत्याशी ने अपना नाम वापस ले लिया, तो अब भारतीय जनता पार्टी के कई बार दिग्गज नेता रहे दिल्ली में बीजेपी की लाज बचाने वाले 2013 के अंदर अरविंद केजरीवाल की लहर में भी बीजेपी को जीत दिलवाने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री, मोदी मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर काम कर चुके डॉक्टर हर्षवर्धन का टिकट काटा गया और इसके बाद हर्षवर्धन ने यह नहीं कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के निर्णय का पूरी तरीके से स्वागत किया जाएगा, मैं लगातार राजनीति में बना रहूंगा, मोदी का सिपाही बनकर बना रहूंगा, ऐसा उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा। उन्होंने अब संन्यास लेने का ही ऐलान कर दिया है। दोस्तों राजनीति छोड़ने का ही ऐलान कर दिया है। इससे पहले होता था कि बीजेपी के नेताओं को टिकट नहीं मिलता था, वो संगठन की जिम्मेदारी संभालते थे, लेकिन अब शायद प्रधानमंत्री के मोदी के नेतृत्व में अब इन नेताओं को विश्वास ही नहीं रहा, जो अब राजनीति से सीधा संन्यास लेने लगे हैं। साथ साथ बता दें कि क्या भाजपा ने अपने गठबंधन सहयोगियों को ही अलग थलग कर दिया है? क्या गठबंधन सहयोगी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए और ज्यादा प्रखर दिखाई देने वाले हैं? आपको बता दें कि बलिया के सलेमपुर लोकसभा सीट पर ओपी राजभर का एक बयान आया है। एनडीए के प्रत्याशी को लेकर ओपी राजभर कहते हैं कि बार बार लगभग 30 साल से एक ही उम्मीदवार को टिकट दिया जा रहा है। बीजेपी ने यहां पर रविंद्र कुशवाहा को मैदान में उतारा है। दोस्तों रविंद्र कुशवाहा का विरोध करते हुए उन्होंने कहा कि किसी गरीब को 5,000 तक नहीं दिया, मतदाता बीजेपी प्रत्याशी का विरोध कर रहे हैं। राजभर इस तरीके का इनपुट भारतीय जनता पार्टी और अपने सहयोगी लोगों को दे रहे हैं। दोस्तों इसका सीधा मतलब यह है कि बीजेपी के प्रत्याशी का उम्मीदवार अपने ही भाजपा के सहयोगी करने लगे हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर आने वाले दिनों के अंदर और ज्यादा आपस में कलेश देखने को मिल सकता है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताइए, क्या ओपी राजभर सही कह रहे हैं? बीजेपी के प्रत्याशी के खिलाफ जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है, और अगर वो सही नहीं कह रहे तो क्या बीजेपी को ओपी राजभर के साथ अपना अलायंस चालू रखना चाहिए, क्योंकि वो तो भाजपा के फैसले का ही विरोध करने लगे हैं। दोस्तों आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा, क्योंकि आने वाले दिनों के अंदर उत्तर प्रदेश में और ज्यादा उठापटक होने वाली है। साथ साथ बीजेपी के एक और पूर्व डिप्टी सीएम है नितिन पटेल, जिन्हें बार बार अलग थलग करने की कोशिश की जा रही थी। अब उन्होंने भी ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि वो मेहसाणा लोकसभा सीट से अब टिकट की दावेदारी नहीं करेंगे, अपना नाम वापस लेते हैं, यानी टिकट की दावेदारी में अपने नाम को उन्होंने पीछे करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसका सीधा मतलब यह है दोस्तों कि कहीं ना कहीं बीजेपी के टिकट को लेकर जो पहले उत्साह देखने को मिलता था कि एक बार टिकट मिल जाए तो जीत निश्चित है, वैसा उत्साह अब देखने को नहीं मिल रहा है, बल्कि उल्टी ही गंगा बह रही है। मिले हुए टिकट लौटाए जा रहे हैं। राहुल गांधी इस दौरान अब मध्य प्रदेश के ग्वालियर पहुंचे। ग्वालियर में राहुल गांधी ने पूर्व सैनिक और सेना में भर्ती होने का सपना देखने वाले युवाओं से मुलाकात की। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार ने अग्निवीर योजना लाकर देश के लाखों युवाओं का भविष्य दांव पर लगा दिया है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा उन लाखों युवाओं के साथ हुए अन्याय के खिलाफ हमारी आवाज को और ज्यादा बुलंद कर रहा है। न्याय की इस लड़ाई में हमारा साथ दे। इसके बाद उन्होंने नंबर भी जारी किया है, जिस पर मिस कॉल करके राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को समर्थन दिया जा सकता है। दोस्तों साथ साथ डिप्टी सीएम और सीएम दोनों ने अपना अपना अलग अलग सर्वे करवाया है कर्नाटका को लेकर, और पार्टी हाईकमान को सर्वे की रिपोर्ट भेजी जा रही है। एक बात को लेकर जो दोनों में सहमति है वो ये कि बेंगलुरु साउथ से सौम्या रेड्डी को मैदान में उतारा जाना चाहिए। उनकी काफी लोकप्रियता है, उनके चुनाव जीतने के चांसेस काफी ज्यादा है। देखते हैं कांग्रेस पार्टी आलाकमान इस पर क्या निर्णय लेता है। जो भी अपडेट इससे जुड़ी हुई आती रहेगी दोस्तों आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। साथ साथ लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है, जिसके बाद ही विपक्षी पार्टियां लगातार बीजेपी पर हमलावर है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की पूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को टिकट दिए जाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। आम आदमी पार्टी ने बांसुरी स्वराज पर ललित मोदी का केस लड़ने का आरोप लगाया है। दोस्तों निशाना साधा है। आपको बता दें कि उन्होंने ऐसे व्यक्तियों के केस लड़े हैं जिसको लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। ललित मोदी जो करोड़ों रुपए का पैसा भारत का लेकर भाग गया, उसको बचाव में बांसुरी स्वराज ने आकर
जाकर कोर्ट के अंदर दलीलें दी थी। और इसके बाद चंडीगढ़ के मामले को लेकर भी जानकारी यह है कि अनिल मसीह जो इस पूरे मामले में इन्वॉल्व था, जो खुलेआम कैमरे के सामने गलत टिक लगाकर चुनाव को लूटने का प्रयास कर रहा था, उसको भी डिफेंड करने की कोशिश की जा रही थी। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आतिशी मार्लेना की ओर से बांसुरी स्वराज को लेकर कई सारे और भी सवाल खड़े किए गए हैं। आप लोग अपनी राय जरूर बताएगा। दोस्तों साथ लखनऊ के अंदर यादव सम्मेलन में पहुंचे थे भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव समाज के सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कई सारी बातें कही थी, लेकिन सामने से लोगों ने उनका जवाब देना शुरू कर दिया। लोगों ने कहा कि मोहन यादव से पूछा कि बीजेपी वाले उत्तर प्रदेश के अंदर यादवों पर इतना अत्याचार क्यों कर रहे हैं, जिसका जवाब नहीं दे पाए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। और इसके बाद मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए हैं। दोस्तों कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश के यादव समाज के लोगों को बीजेपी अपने साथ में लाने के लिए मोहन यादव से कैंपेन करा रही है। हालांकि मोहन यादव के कैंपेन से कोई फर्क पड़ेगा ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखा। साथ बाराबंकी से बीजेपी के सांसद है उपेंद्र रावत, जिनका एक अश्लील वीडियो वायरल हुआ है। सांसद ने वीडियो को एडिटेड बताया है, गलत तरीके से बनाया गया वीडियो बताया है। सांसद के निजी सचिव ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। आदर्श कोतवाली बाराबंकी के अंदर यह मामला दर्ज कराया गया है। देखते हैं दोस्तों इस मामले पर किस तरीके से जांच की जाती है और क्या कुछ निकलकर सामने आता है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ कुछ दिनों में शांतिपूर्ण विरोध करने के बाद फिर से हरियाणा पंजाब के संभू और खनौरी बॉर्डर पर संघर्ष देखने को मिल रहा है। दरअसल किसान संगठनों ने एक बार फिर से दिल्ली कूच करने का बड़ा आह्वान किया है। 6 मार्च को किसानों का दिल्ली कूच होने वाला है। किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने जानकारी देते हुए बताया कि 6 मार्च को अब किसान दिल्ली की ओर कूच करेंगे। खनौरी बॉर्डर पर एक युवा किसान की मौत हो गई थी, उनके अंतिम अरदास के लिए दिल्ली कूच को कुछ दिनों के लिए बढ़ा दिया गया था। दोस्तों इसके बाद 10 तारीख से फिर पटरियों पर बैठेंगे किसान, रोकेंगे ट्रेन, करेंगे विरोध। 6 मार्च को दिल्ली कूच का किसानों ने आह्वान कर ही दिया है। तो मामला धीरे धीरे करके और आगे बढ़ने वाला है। सरकार ने पाकिस्तान चीन जैसा बॉर्डर बना दिया है। गंभीर आरोप लगाते हुए पंढेर ने आगे कहा कि वो किसानों से अपील करते हैं कि वे अपने अपने साधन से दिल्ली के लिए कूच करें, चाहे वे ट्रेन से आए या फिर बस से आए या फिर फ्लाइट से आए। सरवन सिंह पंढेर ने इस दौरान सरकार पर आरोप लगाया कि हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पर ऐसे कटीले तार बिछाए जा रहे हैं जैसे कोई इंटरनेशनल बॉर्डर हो और ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है आंसू गैस के गोले फेंकने के लिए। साथ साथ दोस्तों नितिन गडकरी के मंत्रालय के विभाग NHAI के महाप्रबंधक पर 20 लाख रुपए रिश्वत लेने का आरोप लगा है और इसके बाद उनकी तत्काल गिरफ्तारी की गई है। साथ साथ दोस्तों कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कहा कि सरकार जरूरत पड़ने पर रामेश्वरम कैफे विस्फोट मामले में जांच राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण यानी NIA को सौंपने पर विचार कर सकती है। ब्रूकफील्ड इलाके में 1 मार्च को एक लोकप्रिय रेस्टोरेंट में हुए विस्फोट के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय अपराध शाखा यानी CCB इस मामले की जांच कर रही है। विस्फोट में 10 लोग घायल हुए थे। घटना की फोरेंसिक जांच कराई जा रही है। जल्द मामले पर कुछ रिपोर्ट सामने आएगी। जो भी अपडेट आएगी उसके हिसाब से आगे इस कार्रवाई को बढ़ाया जाएगा। अगर लगेगा तो NIA को भी सौंपा जाएगा पूरा केस। देखते हैं दोस्तों इस मामले पर और कर्नाटक की सरकार क्या निर्णय लेने वाली है। जो भी खबर आती रहेगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। साथ साथ दिल्ली के अंदर बीजेपी के कई सारे नेताओं ने अपने उम्मीदवार को लेकर तैयारी कर रखी थी। ऐसे ही बीजेपी के नेता तेजिंदर सिंह बग्गा पश्चिम दिल्ली से फिर से तीसरी बार सांसद बनाने के लिए प्रवेश सिंह वर्मा को आगे करने की मांग कर रहे थे, लेकिन पश्चिम दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी ने इस बार किसी और को टिकट दे दिया है। इस पर निशाना साधते व्यक्ति ने लिखा कि तोड़ दी चैन, चुरा लिया मग्गा। प्रवेश का टिकट करते ही ट्वीट डिलीट कर गया बग्गा। कुल मिलाकर भाजपा के लोग अपने अपने नेताओं को टिकट देने की मांग कर रहे थे, लेकिन अब अपना ट्वीट डिलीट कर रहे हैं। दोस्तों साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता पवन सिंह ने सबसे पहले बीजेपी की टिकट को वापस कराया, तो अब लोग दबाव बना रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और गोरखपुर से सांसद वर्तमान में बीजेपी के प्रत्याशी रवि किशन के बैकग्राउंड को भी देखा जाना चाहिए। रवि किशन कई सारे वीडियो बनाते हैं। दोस्तों वीडियो के दौरान जो रवि किशन ने गानों के बोल दिए थे काफी कंट्रोवर्शियल थे और इसी पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। गोरखपुर की महिलाएं सतर्क रहे, भैया जी बीजेपी की ओर से मैदान में आ चुके हैं। जेपी नड्डा से अनुरोध है कि महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इनका रिमोट पार्टी ऑफिस से रखवाकर ही चुनाव क्षेत्र में जाने दिया जाए। कुल मिलाकर दोस्तों लोक गायिका नेहा सिंह राठौड़ की ओर से निशाना साधा गया है। रवि किशन के पुराने गाने को लेकर यह तंज कसा गया है। दोस्तों साथ साथ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लागू कराने के लिए बीजेपी 10 मार्च तक का इंतजार कर रही है। उम्मीद की जा रही है कि 10 मार्च से पहले सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लागू किया जा सकता है, नोटिफिकेशन सामने आ सकता है। यही बड़ा कारण है कि अब असम के अंदर भाजपा की सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी है। दोस्तों जो जानकारी आई है उसके अनुसार 10 मार्च के बाद सारी छुट्टियां अभी कैंसिल कर दी गई है। डीजीपी जीपी सिंह ने पहले ही कहा है कि उन्होंने आंसू गैस के गोले तैयार रखे हुए हैं, अपनी पूरी फोर्स तैयार रखी है। क्राउड कंट्रोल करने के लिए जो भी हथियार का इस्तेमाल करना पड़े उसकी पूरी तैयारी हो रखी है। पुलिस स्टेशन पूरी तरीके से तैयार है। ऐसा लग रहा है कि पहले से ही नागरिकता संशोधन कानून को लेकर होने वाले विरोध को लेकर पहले से ही तैयारियां की जा रही है। आप लोग अपनी राय जरूर लिख बताएगा। दोस्तों सत्तर पाकिस्तान में धांधली और हिंसा के बाद 8 फरवरी को हुए आम चुनाव के करीब 1 महीने के बाद 3 मार्च यानी बीते दिन नेशनल असेंबली ने PMLN के अध्यक्ष शहबाज शरीफ को देश का 24वां प्रधानमंत्री चुन लिया है। शहबाज पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के छोटे भाई हैं और इससे पहले भी वो प्रधानमंत्री थे जो दूसरी बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन रहे हैं। क्या इसके बाद भारत और पाकिस्तान के संबंध अच्छे होंगे या और ज्यादा खराब होंगे, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन एक बात तय है कि इससे पाकिस्तान के लोगों को लग रहा होगा कि अब स्थिरता आएगी। हालांकि स्थिरता आ पाएगी ये बड़ा सवाल है। दोस्तों साथ साथ उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इंडिया गठबंधन को एक और बड़ा समर्थन मिला है। अपनी अलग पार्टी बनाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य, जिनकी पार्टी का नाम राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी है, उन्होंने ऐलान किया है कि वो बिना शर्त इंडिया
गठबंधन के साथ 2024 के चुनाव को लेकर खड़े हैं। उन्होंने इंडिया गठबंधन के कार्यक्रम में शामिल होने के संदेश भी दिए हैं। कुल मिलाकर दोस्तों अनकंडीशनल सपोर्ट देने का मतलब ही यह है कि आने वाले दिनों में वो इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट के लिए वोट मांगते हुए भी दिखाई देंगे और उनका इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करने का सीधा मतलब यह है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छे संकेत है। साथ साथ हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के बागी विधायकों की अगुवाई कर रहे एमएलए राजिंदर राणा ने कहा कि पार्टी कितने ही दावे कर ले लेकिन राज्य में सुक्खू सरकार को गिराना तय है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस में हमारी बात सुनी गई होती तो आज ये नौबत नहीं आती। राजिंदर राणा ने कहा कि मौजूदा सरकार अल्पमत में है, उसका जाना तय है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुक्खू लगातार ट्राई कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से स्थिति को कंट्रोल में रखा जाए, लेकिन जिस तरीके की धमकियां आ रही है ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर कई सारे और भी नेता है जिन्हें बीजेपी अपने साथ में लाने का प्रयास करेगी और कई सारे और भी नेता है जो कांग्रेस पार्टी को आंख दिखाने को तैयार हैं। आप लोग अपनी राय जरूर बताएगा दोस्तों। साथ साथ क्या उत्तर प्रदेश के अमेठी या रायबरेली या फिर अन्य सीटों से चुनाव लड़ेंगी प्रियंका गांधी, ये तो चर्चाएं चली रही है, लेकिन साथ साथ एक और चर्चा काफी तेज है। कांग्रेस पार्टी की नेता प्रियंका गांधी आगामी लोकसभा चुनाव क्या दमन और दीव से भी लड़ सकती है। केंद्र शासित प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष केतन पटेल ने रविवार को इसकी जानकारी दी है। केतन पटेल ने कहा कि प्रियंका गांधी यहां से संभावित उम्मीदवार हो सकती है क्योंकि पार्टी आला कमान ने इसके लिए डेटा इकट्ठा करवाया है। मैं इस प्रस्ताव का स्वागत करता हूं। केतन ने बताया कि प्रियंका गांधी के आने से पूरा दक्षिण गुजरात जो हमेशा कांग्रेस पार्टी के साथ रहा है और सौराष्ट्र जो द्वीप से सटा हुआ है वहां पर कांग्रेस पार्टी को फायदा मिलेगा। एक तरीके से ये भी एक स्ट्रेटजी हो सकती है अगर कांग्रेस पार्टी मैदान में उतरे बिल्कुल स्ट्रेटजी के साथ और दमन और दीव के क्षेत्र में प्रियंका गांधी को मैदान में उतारा जाए। इससे मुंबई के इलाकों के अंदर भी एक अच्छा पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश देखने को मिलेगा। दोस्तों आप लोग अपनी राय जरूर बताएगा। 100 से अधिक वैज्ञानिकों ने विज्ञान और साक्ष्य आधारित सोच के प्रति भारत सरकार विरोधी रुख और झूठे आख्यानों, निराधार विचारों और भारत के बहुसंख्यकवाद की विचारों को फैलाने और धार्मिक कट्टरता के समर्थन करने को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के लोगों की आलोचना की है। द टेलीग्राफ के मुताबिक वैज्ञानिकों ने सरकार को बहुआयामी हमलों में योगदान देने का आरोप लगाया है। दोस्तों वैज्ञानिक दृष्टिकोण को कमजोर करने की कोशिश की गई है, जबकि भारत के डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में स्पष्ट लिखा है कि सरकार का काम है कि साइंस के टेम्परामेंट को बढ़ाना है। लेकिन जिस तरीके के बयान सत्ता पक्ष के लोग देते हैं, जिस तरीके से कोरोनिल जैसी दवाइयों का प्रचार करते हुए दावा किया था कि इससे कोरोना हट ही जाएगा, आयुर्वेद को प्रमोट करने के लिए यूनानियों के विरोध में टिप्पणियां की जाती है, उससे कहीं ना कहीं कई सारे वैज्ञानिक लोग नाराज है। दोस्तों हाल फिलहाल में बाबा रामदेव को भी नोटिस दिया गया था कि वो अपने प्रचार करने के लिए दूसरे इलाज के मेथड पर बिना किसी सबूत के टिप्पणियां ना करे। इसके बाद एडवर्टीजमेंट पर भी रोक लगा दी गई थी वैज्ञानिकों के द्वारा मोदी सरकार को लेकर ये जो बयान जारी किया गया है। दोस्तों क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ हनुमान बेनीवाल की वजह से 2 बार हार चुकी है चुनाव, क्या इस बार नागौर के अंदर बीजेपी की उम्मीदवार जीत सकती है? दरअसल नागौर की सीट पर पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने हनुमान बेनीवाल के साथ अलायंस कर लिया था। आरएलपी पार्टी यहां से पिछली बार 2019 में जीत गई थी। बीजेपी के सहयोगी थे हनुमान बेनीवाल, लेकिन इस बार हनुमान बेनीवाल बीजेपी से अलग है। ज्योति मृधा 2023 में कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर चुकी है और इसके बाद बीजेपी ने उनको नागौर से मैदान में उतार लिया है। दोस्तों नागौर से मैदान में उतरते ही अब सवाल सबसे बड़ा यह है कि नागौर के अंदर आरएलपी के चीफ हनुमान बेनीवाल वर्सेस ज्योति मृधा का इलेक्शन होने जा रहा है और क्या हनुमान बेनीवाल कांग्रेस पार्टी के साथ अलायंस करके जाएंगे या फिर कांग्रेस पार्टी के टिकट पर मैदान में उतरेंगे। जो भी अपडेट आते रहेगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे क्योंकि यहाँ पर मुकाबला काफी दिलचस्प हो चुका है। दोनों नेता जाट समाज के बड़े नेता माने जाते रहे। दोस्तों ज्योति मृधा को कई बार हनुमान बेनीवाल ने चुनाव हराया है और इस बार वो पूरी तैयारी के साथ भी आ रही है और बीजेपी ने यहाँ पर अलायंस करने की जगह अपना उम्मीदवार उतारने का फैसला लिया है, जो हो सकता है रिस्की हो जाए। देखते हैं आने वाले दिनों के अंदर जनता क्या निर्णय लेती है। साथ साथ आगामी लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी ने 34 सीटिंग सांसदों का टिकट काटा है। इसमें मध्य प्रदेश के भोपाल से सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का भी टिकट काटा गया है। दोस्तों जैसे ही साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का टिकट काटा गया तो मीडिया वालों से सवाल पूछा कि आखिर आपका टिकट क्यों काटा गया, आप तो काफी अच्छा काम करने वाली सांसद थी। तो इसके बाद उन्होंने कहा कि हो सकता है मेरी कोई बात प्रधानमंत्री जी को गलत लगी हो। 2019 में उन्होंने चुनाव लड़ने से पहले टिकट मिलने के बाद गोडसे को लेकर एक ऐसी टिप्पणी की थी जिसकी जमकर आलोचना हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी से जब मीडिया ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा था कि वो काफी नाराज है, वो इस तरीके के बयान को स्वीकार नहीं करेंगे और अब 2024 के लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं दिया गया है। दोस्तों बड़ी बात यह है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी अगर नाराज थे तो इतने सालों तक सांसद उनको रहने देते। शासक कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर एक आंकड़ा जारी करते हुए निशाना साधा है। राजस्थान कांग्रेस की ओर से एक पोस्ट किया गया, इसमें लिखा गया कि लगभग 5 करोड़ 60 लाख खर्च किए जा रहे हैं इनॉग्रेशन के लिए, वंदे भारत ट्रेन के लिए। प्रधानमंत्री मोदी इनॉग्रेशन पर ही इतना खर्चा कर दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ 4 वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन पर लगभग 5.5 करोड़ रुपए खर्च कर डाले हैं। दोस्तों यानी जितनी कीमत की ट्रेन बनती होगी उससे थोड़े ही कम में प्रचार करके प्रधानमंत्री मोदी ने बता दिया है कि शायद उनके लिए ट्रेन का उद्घाटन से ज्यादा जरूरी यह है कि उनका प्रचार हो जाए। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि वंदे भारत एक्सप्रेस जैसे किसी भी स्कीम को लागू करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को जगह जगह एक साथ ट्रेन चलाना चाहिए और एक साथ उद्घाटन करना चाहिए ताकि उद्घाटन एक ही बार में हो जाए, ना कि हर जगह जाकर बार बार वंदे भारत एक्सप्रेस को उद्घाटन किया जाए और एक तरीके से प्रचार का खर्चा बढ़ाया जाए। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। दोस्तों इस वीडियो में अनिल देशमुख वसूली का आरोप लगाते हैं। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि उन्होंने ठाकरे और उनके बेटे को दोषी ठहराने वाले बीजेपी के पूर्व सीएम द्वारा
भेजे गए फर्जी हलफनामे पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था। देशमुख ने बताया कि 14 महीने उन्होंने इसी बात के लिए सजा काटी है। उन्हें किसी कोठरी में कैद कर दिया गया जहां कसाब को रखा गया था। बीजेपी की लाइन पर चलने से इनकार करने वाले विपक्ष के नेता को ईडी का इस्तेमाल करके गलत तरीके से परेशान किया जाता है और बीजेपी के पूर्व सीएम ने महाराष्ट्र की राजनीतिक व्यवस्था को नष्ट कर दिया है। कुल मिलाकर दोस्तों भाजपा के नेता देवेंद्र फडणवीस पर कई सारे गंभीर आरोप लगे हैं और इन्हीं आरोप की पुष्टि करते हुए फिर से एक टिप्पणी एक पुराने गृह मंत्री की ओर से दी जा रही है, एक्स होम मिनिस्टर की ओर से दी जा रही है। आप लोग हमारे साथ लगातार जुड़े रहे, इसीलिए दोस्तों भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपको अपना चैनल जय हिंद जय भारत। दोस्तों इस वीडियो को अपने लोगों तक शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद जय भारत।